भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास की एक तारीख जिस दिन बोलना अचानक जुर्म हो गया, वो तारीख जब संसद चुप हो गई, वो तारीख जब अदालतों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, न कोई फरियाद, न कोई सुनवाई, वो तारीख जब लोगों के बेरोक टोक कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लग गई, वो तारीख जब आजाद हिंदुस्तान के लोगों को संविधान से मिले सारे अधिकार छीन लिए गए, वो तारीख जब देश के बड़े बड़े नेता जेलों में ठूस दिए गए, लेकिन एक शख्स था जो तब भी आजाद था। वो तारीख थी 25 जून 1975 और वो शख्स था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इमरजेंसी के दौरान जब देश के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन जेल की सलाखें नरेंद्र मोदी से दूर रहीं। पूरे 20 महीने तक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की आंखों में कैसे धूल झोंकी। पुलिस को छकाने के लिए मोदी ने बदले कौन कौन से भेस, ये खुद आज नरेंद्र मोदी आपको बताएंगे। मूवमेंट तो रोक नहीं सकते थे, पूरे गुजरात में हमको घूमना होता था, ऑल इंडिया की मीटिंगों में जाना पड़ता था, तो गुजरात के बाहर जाना पड़ता था। आज जिस मोदी पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, वो 20 महीने तक कैसे सारी दुनिया से छिप कर रहे। 39 साल पुरानी वो कहानी जो आज भी मोदी को रोमांच से भर देती है। मैं भूगर्भ में था, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। इमरजेंसी के दौरान मोदी के खुफिया मिशन की कहानी आज आप खुद सुनेंगे मोदी की जुबान में। आज सिर्फ मोदी ही नहीं, मोदी के 39 साल पुराने आपातकाल के साथी भी बोलेंगे। वो बताएंगे कैसे मोदी ने इमरजेंसी के दौरान चलाया अंडरग्राउंड ऑपरेशन। नरेंद्र भाई इमरजेंसी में मेरे घर पर रहते थे, तो उनकी जो रहने की स्टाइल थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत कम थी। वो टेरेस पर ही सो जाते थे। कभी कभी वो केसरी कपड़ा पहन के साधु संत जैसे बन के निकलते थे। ऐसे तो उसके उस टाइम पे उसका पोशाक था लगा जब्बा, लेकिन वो पैंट शर्ट सूट पहन के भी निकलते थे। तो वो अलग अलग ड्रेस में अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। एक दिन अचानक नरेंद्र मोदी भावनगर जेल में मिलने के लिए आ गए। पीछे वारंट था, जेल सुप्रिंटेंडेंट को मालूम था कि कोई ये बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी वो आए, मिले। 25 जून 1975 रात का वक्त था। पूरा देश उस रात सो रहा था, इस बात से बेखबर कि रात में देश की तकदीर लिखी जा रही है। और जब सुबह देश की नींद खुली तो रेडियो पर सुनाई दी एक आवाज थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दरअसल इस बड़े फैसले की आहट बहुत पहले से ही सुनाई देने लगी थी और इस आहट को सबसे पहले महसूस किया गया नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में। वो 1973 का साल था। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में छात्रों के भोजन की कीमत 20% बढ़ा दी गई। छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें पुलिस की यातनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में आंदोलन इतना उग्र हो गया कि ये पूरे गुजरात में फैल गया। इस आंदोलन को नाम दिया गया गुजरात नवनिर्माण आंदोलन।
इस साल एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन के महंगे बिल से शुरू हुआ ये नवनिर्माण आंदोलन अब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के खिलाफ हो चुका था। सीएम चिमनभाई पटेल की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ गुजरात का हर छात्र उठ खड़ा हुआ। इसमें 24 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उस दौर में मोदी के बेहद करीबी साथी रहे विष्णु पांड्या को आज भी याद है कि कैसे मोदी नवनिर्माण आंदोलन पर बारीक नजर रखते थे। उन दिनों की जो उनकी कार्यशैली थी एक तरह से राजनीतिक जीवन की पाठशाला थी उनके लिए भी। उनकी शुरुआत मेरी दृष्टि से राजनीतिक पुनरावतार या राजनीतिक नया जन्म 74 के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान हुआ। उन्होंने काफी बारीकाई से निरीक्षण किया आंदोलन का, किस प्रकार चलाया जाता था वो देखा। मोदी जैसे कई छात्र नेताओं की बदौलत नवनिर्माण आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात में हुई इस ऐतिहासिक घटना ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को एक नई राह दिखाई। उन्होंने इस आंदोलन से सीख लेकर पूरे देश में इंदिरा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अगले एक साल में इंदिरा गांधी के कानों में यह आवाज गूंजने लगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी आसानी से अपना सिंहासन खाली करने वालों में से नहीं थी। उन्होंने 25 जून की रात अचानक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक अध्यादेश पर दस्तखत कराकर आपातकाल की घोषणा कर दी। सभी विपक्षी नेता रातों रात जेल भेज दिए गए और अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सुबह तक ये खबर देश के दूसरे शहरों की तरह अहमदाबाद भी पहुंच चुकी थी। युवा नरेंद्र मोदी को पता लग चुका था कि जनसंघ और आरएसएस के कई बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। इन हालात में मोदी अपने एक साथी के साथ स्कूटर पर बैठकर आरएसएस के दफ्तर हेडगेवार भवन पहुंचे। मोदी की गिरफ्तारी तय थी, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से कैसे बचे, इसका जिक्र खुद मोदी ने अपनी लिखी किताब आपातकाल में गुजरात में किया है। दोपहर के 12 बजे थे। मैं जब स्कूटर से आरएसएस दफ्तर पहुंचा तो देखा बाहर एक पुलिस वैन खड़ी है और उसमें संघ के नेता बैठे हैं। सारे दफ्तर को पुलिस ने घेर लिया था। अब मेरा वहां खड़ी रहना खतरे से खाली नहीं था। मैंने तेज स्पीड में स्कूटर घुमाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल गया। आरएसएस के इसी दफ्तर के बाहर उस दिन मोदी पहली बार पुलिस के हाथ आते आते बच गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। मोदी जानते थे कि यदि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए संघर्ष जारी रखना है तो उन्हें गिरफ्तारी से बचना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में भी मोदी का सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनका चेहरा भी पहचाना जाने लगा था। लेकिन आज देश की सियासत का चेहरा बदल देने वाले मोदी ने 39 साल पहले खुद अपना चेहरा बदल दिया। मोदी ने पुलिस से बचने के लिए 3 रूप रखे। पहला कॉलेज स्टूडेंट का, दूसरा एक स्वामी का और तीसरा सरदार का। अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, पुलिस के वारंट थे, पुलिस पकड़ना चाहती थी तो कभी स्वामी जी बन गए, तो कभी कॉलेज स्टूडेंट बन गए, तो कभी सरदार बन गए। मोदी जब सरदार बनते तो बिल्कुल सरदार जैसे दिखते और जब गेरुआधारी स्वामी बनते तो बिल्कुल किसी स्वामी के जैसे नजर आते। मोदी के इस बहरूपीय रूप को पहचानना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। उस समय वो भावनगर गए तो भावनगर भी वो अगत्य मतलब शंकर सिंह वाघेला उस समय जनसंघ के थे, वो जेल में बंद थे और उनसे अगत्य की चर्चा करनी थी, मतलब इन्फॉर्मेशन। तो वो वहां जेल में वो किसी मतलब वेश धारण करके वो जेल में गए। लगभग 1 घंटा तक शंकर सिंह वाघेला से उन्होंने बात की और वापस आ गए और पुलिस को भनक भी नहीं लगी। तो मतलब कि भूगर्भ में रह के, अंडरग्राउंड रह के किस प्रकार काम करना है और ये अगत्य मतलब जो एकदम इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों पुलिस के हाथ न लग जाए, वो कैसे काम, वो उस समय उन्होंने सब काम किया। नरेंद्र मोदी का आज एक ही पता है, 7 आर्चर। मोदी इस विशाल प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौर में उन्हें रोज अपने ठिकाने बदलने पड़ते थे। भेष बदलकर वो दिन भर तो संगठन के काम के लिए घूमा करते थे, लेकिन दिक्कत अक्सर रात में होती थी। रात में वो किसी मंदिर के बने कमरे में सोते थे या फिर कई रातें उन्हें
किसी मकान के छत पर गुजारनी होती थी। मोदी का एक ऐसा ही ठिकाना था हरेन व्यास का घर। हरेन भाई आज भी वो 39 साल पुरानी रातें भूले नहीं हैं। स्पेशल कोई डिमांड करके उन्होंने डिमांड नहीं की थी कि मेरे को ये खाना चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से नरेंद्र भाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंपल वे ऑफ लिविंग थी और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ अपने आप उठा ले हुए, घर के आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो उसका खास ख्याल रखते थे। वो आज भी मेरे दिमाग से जाता नहीं है। नरेंद्र मोदी पुलिस को लगातार छका रहे थे, लेकिन सिर्फ पुलिस से बचना ही उनका काम नहीं था। मोदी का असल मिशन था इमरजेंसी को उखाड़ कर फेंकना, और इसके लिए मोदी ने तैयार किया एक हथियार। क्या था मोदी का वो हथियार, और मोदी के इस नए मिशन में क्या था एक बड़ा खतरा, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। दिन भर में बैठ के कुछ पत्रिकाएं निकालते थे, वो पत्रिकाएं प्रिंट करा के तो पूरे गुजरात में नरेंद्र भाई मोटरसाइकिल पर बैठ के अलग अलग लोगों को बांटते थे। आपातकाल की मानसिकता ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अलोकतांत्रिक रवैया भारत जैसे देश में कभी भी नहीं चल सकता है, वो घोषित आपातकाल हो या अघोषित आपातकाल हो। उनतालीस साल बाद भी इमरजेंसी का जिक्र आने पर नरेंद्र मोदी का आक्रोश साफ नजर आता है। तो जरा सोचिए, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब मोदी के अंदर कितना गुबार होगा, कितना गुस्सा। इमरजेंसी के दौरान मोदी पुलिस को चकमा देने में लगातार कामयाब हो रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में पुलिस से बचना ही काफी नहीं था। कुछ ऐसा करना था जिससे युवा जागरूक हो सके, लोगों को इमरजेंसी में सरकार की एक एक हरकत की जानकारी मिल सके। युवाओं में इमरजेंसी के खिलाफ जोश भरने के लिए साधना नाम की एक पत्रिका निकाली गई। हालांकि मोदी के कई साथी सरकार विरोधी इस पत्रिका के खिलाफ थे, लेकिन मोदी ने इस पत्रिका का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इसे छापने का भी निर्णय लिया। करीब करीब सभी लोगों का ऐसा अभिप्राय था कि हमें बंद कर देना चाहिए। यदि बंद नहीं करेंगे तो स्टाफ को जेल में चला जाना पड़ेगा, बंद हो जाएगा, हम नुकसान होगा, आर्थिक रूप से कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब जब हमसे पूछा गया तो मैंने कहा कि यदि हम सैद्धांतिक लड़ाई कर सकते हैं सेंसरशिप के खिलाफ तो हमें चालू रखनी चाहिए, और जहां तक दम है वहां तक ये चालू रखनी। तो मोदी ने सबसे पहले इसका समर्थन किया। ये मोदी की मेहनत का ही नतीजा था कि साधना पत्रिका के साथ हिंदी और गुजराती भाषा में कई ऐसी पत्रिकाएं निकलने लगी थी जिनके आने का इंतजार सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के लोगों को रहता था, और इसे बांटने के लिए मोदी खुद जाते थे। दिन भर में बैठ के कुछ पत्रिकाएं निकालते थे, वो पत्रिकाएं प्रिंट करा के अपने आप अलग अलग लोगों को बांट के पूरे गुजरात में, गुजरात के बाहर, कुछ पत्रिका हिंदी में भी आती थी, कुछ पत्रिका इंग्लिश में भी आती थी, कुछ पत्रिका गुजराती में भी आती थी। तो पूरे गुजरात में नरेंद्र भाई मोटरसाइकिल पर बैठ के अलग अलग लोगों को बांटते थे, और हमारे जैसे लोगों को भी देते थे। तो 5-5 पत्रिका देके रिक्वेस्ट करते थे कि उसमें से एक में से 3 पत्रिका 4 पत्रिका बना के जितने ज्यादा लोगों के पास जावे वो जाना चाहिए। आखिरकार मोदी और उनके साथियों की हिम्मत के आगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को झुकना ही पड़ा और इमरजेंसी खत्म करनी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात है कि 20 महीने तक चली इमरजेंसी में अलग अलग रूप बदलने वाले मोदी को पुलिस पकड़ नहीं सकी। इमरजेंसी के दौरान मोदी के साथ ही रहे लोगों का मानना है कि ये उनकी जीजी विशा ही थी, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकी। मोदी का यदि आप साइकोलॉजिकल अध्ययन करें तो डिटर्मिनेशन उनका है, जिद, किसी भी प्रकार से कोई काम करना और वो काम एक
लक्ष्य तक, लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये उनकी पुरानी आदत है। इमरजेंसी के दौरान जिए संघर्ष को मोदी ने अपनी किताब में भी उतारा। उस समय वो मुख्यमंत्री ने नरेंद्र भाई की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैंने काफी किताबें पढ़ी है, मगर इतनी रोचक माहिती, जो एक इतिहास है इमरजेंसी का, इतनी रोचक शैली में लिखा गया साहित्य मैंने पहली बार पढ़ा। इमरजेंसी ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया। लोकसभा चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को सिरे से नकार दिया और कांग्रेस को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। लेकिन इसी इमरजेंसी में मोदी का राजनीतिक जीवन उभर कर सामने आया। मोदी ने जो सियासी संघर्ष का पाठ सीखा, वो अगले 39 साल तक उनकी सियासत में हर वक्त नजर आया। इमरजेंसी से शुरू हुए इस सियासी संघर्ष का ही नतीजा है कि मोदी आज देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं।